नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा डायरी के इस साप्ताहिक अंक में, जो संकलन है प्रदेश में पिछले हफ्ते घटी प्रमुख घटनाओं का। इस डायरी में जहां राज्य के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पहलुओं पर नजर डालेंगे, तो वहीं प्रदेश कृषि विज्ञान क्षेत्र में हो रही प्रगति का भी ब्यौरा पेश करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से खरीफ फसल के हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश के 53,821 किसानों को 116 करोड़ रुपए से अधिक की मुआवजा राशि जारी की। इसके अलावा उन्होंने भावांतर भरपाई योजना के तहत 575 प्रति क्विंटल की दर से 1,57,000 बाजरा किसानों को 358 करोड़ 62 लाख की राशि का भी वितरण किया। हम इस नुकसान की भरपाई के लिए आज किसानों के खाते में 53,821 किसानों को 116 करोड़ 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने एक मुश्त निपटान योजना OTS के तहत घोषणा करते हुए कहा कि पैक्स से ऋण लेने वाले किसान अगर मूल ऋण राशि जमा करवाते हैं तो उनका पूरा बकाया ब्याज माफ होगा। सर्वे करा करके नीचे से 4 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि पहले जारी की, ताकि उस भरपाई का तुरंत उन तक लाभ पहुंच सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस तथा गीता महोत्सव में प्रधानमंत्री के आगमन के लिए उनका धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री दिल्ली में संसद भवन भी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि 24 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के दौरे पर आएंगे, जहां वे पुलिस के 5,000 नवनियुक्त जवानों की पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे। 24 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा में आ रहे हैं। हमारे पुलिस के 5,000 नवनियुक्त जो कैडर उनकी पोस्टिंग आउट है, उस कार्यक्रम के अंदर आदरणीय अमित शाह जी को मैंने निवेदन किया था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने संसद में वोट चोरी के सारे आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस के कारनामों का DNA प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि देश का विपक्ष मुद्दा विहीन है, ऐसे मुद्दों पर जनता को गुमराह भी कर रहा है। मोदी जी की नीतियों का उनका विरोध करें जो आपके समय के अंदर थी और आप के समय के अंदर अच्छे से आपने लागू किया, परंतु एक भी योजना ऐसी नहीं इनके पास बताने के लिए जिसके अंदर भ्रष्टाचार की दलदल में वो ना फंसी हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत से अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर सुभाष स्टेडियम में भव्य अंत्योदय मेला आयोजित किया गया। इसके तहत जिले के गरीब, जरूरतमंद तथा अंत्योदय परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही मंच से पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय स्टॉलों का गाड़ी में सवार होकर निरीक्षण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रदेश के हर जिले में चरणबद्ध तरीके से अंत्योदय मेले लग रहे हैं। यह मेले विकास, सहभागिता व उत्साह का संगम है। इसका उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक बिना भेदभाव सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के दूसरे चरण के तहत प्रदेश भर में मेले आयोजित किए जाएंगे, जिससे गरीब व जरूरतमंद परिवारों का कौशल विकास, रोजगार योजना, ऋण सुविधा तथा सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही मंच पर उपलब्ध होगा। पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से अंत्योदय मेलों का आयोजन किया जाएगा। हर जिला, हर विधानसभा क्षेत्र में इन मेलों का आयोजन होगा। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि वर्ष 2021 में योजना के पहले चरण की शुरुआत की गई थी। पहले चरण में कुल 166 स्थानों पर मेले आयोजित किए गए थे, जिनमें लगभग 50,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण, प्रशिक्षण व रोजगार के अवसर प्रदान किए गए।
इस बार दूसरा चरण अधिक व्यापक है और 19 विभागों की योजनाओं को शामिल करते हुए पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर आयोजन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मेले सिर्फ योजनाओं का लाभ देने के लिए नहीं है, बल्कि अंत्योदय परिवारों में आशा तथा ऊर्जा को भरने का माध्यम भी है। यह यात्रा हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर, आत्मनिर्भर हरियाणा की ओर लेकर जाएगी। सोनीपत की इस पावन पवित्र धरा से इसकी शुरुआत कर दी है और अभी तक लगभग 45,364 हमने लोन स्वीकृत कर दिए हैं, जिसमें 41,905 लोन हमने वितरित भी कर दिए और जो 1 लाख से कम आमदन वाले परिवार हैं उन सभी के उत्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है हरियाणा सरकार का। इस दौरान मेले में लाए लाभार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए सरकार की इस पहल की प्रशंसा की। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुझे 22.5 गज में फ्लैट मिला है और मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि मुझे मेरे फ्लैट पे लोन की सुविधा दी जाए। मेरा घर नहीं था तो मुझे आज घर मिल गया, मेरा सपना पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरा था तो उसके थ्रू मिला है। इस सप्ताह सोनीपत के राई स्थित हरियाणा खेल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर असीम घोष ने शिरकत की। समारोह में राज्यपाल ने कुल 205 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छात्रों को जीवन की अगली यात्रा में विनम्रता तथा अनुशासन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 205 students received their degrees. I extend my heartfelt congratulations to each one of you. This moment brings pride not only to you, but also to your families, your teachers, and the entire state of Haryana. पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित दशहरा ग्राउंड में आयोजित हुए 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ने वैज्ञानिकों, इनोवेटर्स को अपना कार्य प्रदर्शित करने का बड़ा मंच प्रदान किया। साइंस फेस्टिवल में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा निर्मित उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया है। DRDO के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार सोनी ने बताया कि यहाँ पर सैन्य उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है ताकि लोग भी उनके बारे में जान सकें। उन्होंने बताया कि पहले जो हथगोला बनता था उसकी विश्वसनीयता कम होती थी, लेकिन अब जो हल्का हथगोला बनता है उसकी विश्वसनीयता 99.5% से भी ज्यादा है। प्रदर्शनी में बुलेट प्रूफ जैकेट, जंगल शूज व मिसाइल आदि मॉडल भी प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ हमने ये बताने की कोशिश की है कि DRDO ने किस तरह के प्रोडक्ट सैनिकों के लड़ने की क्षमता और स्वयं को उसके काबिल बनाए रखने की, ताकि वो लड़ाई में इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर सकें, उसके लिए उन्होंने किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए हैं और वो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र करके और कैसे इंडस्ट्री उसको प्रोड्यूस करके सर्विसेज को अवेलेबल करवा सकती है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के सीनियर एजुकेशन ऑफिसर ने बताया कि बच्चों को इंटरैक्टिव मॉडल के माध्यम से विज्ञान के प्रति रुचि को बढ़ाना है। आपको यहाँ पे साइंस को सीखना है, हम आपको साइंस को एक्सपीरियंस कराते हैं। जैसे आपने देखा कि व्हील के ऊपर बैठ के वो व्हील का डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, तो खुद वो फील कर रहे थे कि किस तरीके से फोर्स जो है उनके ऊपर एक्ट कर रही है और वो स्पेस चालू हो। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन व शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में शिरकत की। मनोहर लाल महोत्सव के तीसरे दिन नए युग की प्रौद्योगिकियां विजन 2047 विषय पर आयोजित पैनल चर्चा को भी उन्होंने संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत तेजी से 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा नवाचार आधारित भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। नई तकनीक व नवाचार को आगे बढ़ाना, उन्हें समाज के हित में लागू करना हमारे वैज्ञानिकों व विद्यार्थियों की जिम्मेदारी बन गई है। उन्होंने आगे कहा कि महोत्सव का उद्देश्य अकादमिक जगत तथा उद्योग जगत को एक मंच पर लाना है ताकि दोनों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके।
पंचकुला में आयोजित हुए 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के समापन के अवसर पर राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। समापन समारोह में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर सेंथिल पांडे, यन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग हरियाणा के महानिदेशक राजीव रतन सहित कई वैज्ञानिक तथा अधिकारी भी शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह केवल विज्ञान का उत्सव नहीं बल्कि भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं तथा भविष्य की दिशा का प्रतीक है। पिछले 4 दिनों में प्रस्तुत हुए नवाचार, शोध व चर्चाओं ने साबित किया है कि भारत विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में तेजी से नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। This festival is not merely a celebration of science, but a symbol of India's scientific temperament, technological capability, and visionary direction for the future. Every idea presented here, every discussion held, every paper showcased, and every curious question raised by our young minds reaffirms one truth. केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने IMT एक्सपो में शिरकत की। इस अवसर पर कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा सरकार का मेक इन इंडिया पर फोकस है, जिससे देश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। पहले उत्पादों के लिए हम दुनिया के देशों पर निर्भर थे, आज बहुत से उत्पाद ज्यादातर भारत में ही बनाए जा रहे हैं। आज 70% रक्षा उपकरण व सामग्री भारत में ही बनाई जा रही है। जिन उत्पादों के लिए हम दुनिया के देशों पर निर्भर थे, आज वो अधिकतर भारत में बनने लगी। रक्षा की सामग्री आज 70% से अधिक मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनने लगी है। और सिर्फ बनने नहीं लगी है, भारत से रक्षा की सामग्री का दूसरे देशों को निर्यात भी होने लगा। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार व खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में शिरकत की। ये महोत्सव स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर कृष्ण लाल ने कहा है कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति भी है। युवा अपने सपनों को राष्ट्र निर्माण से जोड़कर आगे बढ़ सकता है। जिस तरह स्वतंत्रता संग्राम के समय युवाओं ने भारत की नियति को बदल दिया था, उसी तरह आज का युवा कौशल, नवाचार, तकनीक, खेल, कला व उद्यमिता के माध्यम से भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। विवेकानंद जी हमारे राष्ट्र की आत्मा निराशा से जब दब चुकी थी, एक ऐसी चेतना जगाई जिन्होंने हर भारतीय के भीतर जंदोर कर रख दिया था। उस समय जब लोग अपने आप को कमजोर समझ रहे थे, तो विवेकानंद जी लोगों के बीच में गए। उन्होंने सबको समझाया कि कमजोर होने से काम नहीं चलेगा। कार्यक्रम में खेल, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता मंत्री गौरव गौतम ने भी युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवा महोत्सव सांस्कृतिक संगम है, जो महान संत, दार्शनिक व राष्ट्र जागरण के प्रणेता स्वामी विवेकानंद जी के अमूल्य विचारों से हमें अवगत करवाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि युवा शक्ति में असीम ऊर्जा का स्रोत है। यदि एक युवा दृढ़ निश्चय कर ले तो इतिहास की धारा मोड़ सकता है। हरियाणा सरकार युवाओं के सशक्तिकरण के लिए उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कौशल विकास हो, स्टार्टअप हो, कला हो, संस्कृति हो, खेल जगत हो, अनेक अलग अलग ऐतिहासिक कदम उठा रही है। सबसे ज्यादा युवाओं को न्याय देने का काम अगर किसी ने किया है तो इस 11 साल में युवाओं के लिए हुआ है। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने जींद में विकास कार्यों व सीएम घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट को लेकर जिला अधिकारियों की बैठक की। उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता को लेकर किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि इन परियोजनाओं का लाभ आम जन को मिल सके। डॉक्टर मिड्ढा ने कहा कि जींद में हर हाल में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए फिर से प्रपोजल तैयार करवाया जाएगा। बाईपास को लेकर मिड्ढा ने बताया कि ड्रोन सर्वे चल रहा है तथा रानी तालाब पर लाइटों को भी दुरुस्त करवाया जाएगा। हर विभाग का जितना पिछला काम था उस पर चर्चा कर कुछ नए कामों को लेकर कुछ पुराने कामों को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई है और मुझे उम्मीद है कि सभी डिपार्टमेंट बेहतर से बेहतर ढंग से काम करेंगे। हुआ ट्रांसपोर्ट नगर के लिए एक बार दोबारा हम लोग प्रयास करेंगे कि जींद में ट्रांसपोर्ट नगर बने, क्योंकि बड़ी पुरानी मांग है। तो उम्मीद है कि दोबारा से इसका प्रपोजल बना के दोबारा हम डाल देंगे। उसका ड्रोन सर्वे चल रहा है और जल्दी हम ये मान के चलो कि ये बाईपास को हम लोग, क्योंकि लंबी मांग है हमारी, तो जल्दी उसको पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में हैंडबुक फॉर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का विमोचन किया। यह पुस्तक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर के खंडेलवाल तथा सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह के द्वारा लिखी गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह साधारण समारोह नहीं है बल्कि विचारों का उत्सव है। जब एक पुस्तक लिखी जाती है तो वह केवल शब्दों का संगम नहीं होता बल्कि वह लेखक की सोच, साधना व संवेदनाओं का संगम है। पुस्तक केवल लाइब्रेरी की शोभा ही नहीं बनती बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों का एक मार्गदर्शक है। एक पुस्तक का जब जन्म होता है तो केवल वो शब्दों का संगम नहीं होता बल्कि वो लेखक की सोच, उसकी साधना और उसकी संवेदनाओं का संगम होता है। ये पुस्तक लाइब्रेरी की शोभा नहीं बनता, ये आने वाली पीढ़ियों का एक मार्गदर्शन है, आने वाली पीढ़ियों को एक रास्ता है। और ये बुक, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस पवित्र संविधान को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि ये पुस्तक कानूनों का संकलन मात्र नहीं है बल्कि एक व्यापक मार्गदर्शक है। पुस्तक कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की शक्तियों, व्यवहारिक प्रक्रियाओं, कानूनी आवश्यकताओं व जमीनी परिस्थितियों में उनके प्रयोग को अत्यंत सरल व स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करती है। 10 भागों तथा 45 अध्यायों में लिखी गई यह पुस्तक अपने आप में एक संपूर्ण संदर्भ ग्रंथ है। इस पुस्तक की ये विशेषता भी है कि यह कानूनों का संकलन मात्र नहीं है, यह एक ऐसा व्यापक मार्गदर्शक भी है जो हमारे मजिस्ट्रेटों की भूमिका से लेकर उनकी शक्तियों, व्यवहारिक प्रक्रियाओं, कानूनी आवश्यकताओं और जमीनी परिस्थितियों में उनके प्रयोग तक हर पहलू पर ये अत्यंत सरल और स्पष्ट रूप से ये प्रस्तुत हुई है। सेवानिवृत्त वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर के खंडेलवाल ने बताया कि उन्होंने अपने पेशेवर जीवन का अनुभव किताब में किया है। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह ने कहा कि पुस्तक सेवा क्षेत्र के अधिकारियों का मार्गदर्शन करेगी जिससे वो अपनी कार्यप्रणाली से सुशासन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। प्रदेश के किसान अब इजराइल की तकनीक से मधुमक्खी पालन कर अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। किसानों को इजराइल की मधुमक्खी पालन तकनीक की जानकारी देने के लिए करनाल में इस सप्ताह 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। ये सेमिनार बागवानी प्रशिक्षण संस्थान उचानी में इंडो इजराइल परियोजना के तहत मधुमक्खी पालन प्रबंधन विषय पर था। सेमिनार में देश के विभिन्न राज्यों से आए करीब 30 बागवानी अधिकारियों ने भाग लिया। इजराइल से रूबी स्टेन, मोरेन सिटी, दनियल हदाद ने शिरकत की। मीडिया से बातचीत में उद्यान विभाग उचानी के संयुक्त निदेशक ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने व किसानों को उद्यमी बनाने के लिए सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इससे मधुमक्खी पालन बढ़ेगा, साथ ही किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में
इंडो इजराइल के 6 प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, जिसमें सब्जी, फल फूल और मधुमक्खी पालन शामिल है। भारत और इजराइल में जो वहाँ तापमान है, भूमि का जो पानी की प्रॉब्लम है, वो हमारे यहाँ और वहाँ काफ़ी समानता है, लेकिन जो चीज़ वहाँ टेक्नोलॉजी है हम वहाँ उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी लोकल क्लाइमेट के हिसाब से जो हमारे सूट करते हैं वो चीज़ें यहाँ अडेप्ट करते हैं, और उसी के अंतर्गत यहाँ पे हमारे हरियाणा में 6 इंडो इजराइल प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। इस अवसर पर इजराइल के कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि हम यहाँ मधुमक्खी पालन में किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों और इसमें सुधार करने के लिए आए हैं। बौद्धिक व तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। Beekeeper and a bee expert from Israel, Mashav. Very happy to be here and share the knowledge. Make I think problems of bees around the world are really similar and common, and it's very important to keep the bee healthy. We hope that those 3 days will be a fruitful one, and as I mentioned again, it's our pleasure to be here and to see how strengths are the connection between India and Israel. बागवानी विभाग पलवल द्वारा किसानों को मशरूम की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र राठौर ने ये जानकारी गांव जोधपुर में एक मशरूम उत्पादन यूनिट का दौरा करने के बाद दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में मशरूम की खेती के लिए बागवानी विभाग द्वारा 40% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त भूमिहीन किसानों को भी मशरूम के यूनिट लगाने के लिए ट्री किट के हिसाब से वित्तीय सहायता दी जा रही है। किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके पहले आओ पहले पाओ के आधार पर योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि मशरूम की खेती करने के लिए अनुसूचित जाति के किसानों को मशरूम के यूनिट लगाने के लिए 51,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। 3 तरह के मशरूम के ऊपर सब्सिडी देती है। सबसे पहले जो सबसे भूमिहीन किसान है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो किसान भी अगर झोंपड़ी लगा के कच्चा संरचना करके अगर मशरूम की खेती स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस पर कम से कम 51,000 रुपये की सब्सिडी है। अगर कोई किसान भाई थोड़ा उससे बड़ा करना चाहता है तो 30x15 का एक कमरा बना के 2 लाख रुपए तक उसकी लागत आती है। उसमें 1 लाख रुपए तक की सरकार उस पर सब्सिडी देती है। उस पर भी किसान छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकता है। अगर कोई किसान व्यावसायिक स्तर पे करना चाहता है तो उद्यान विभाग उस पर जो प्रोडक्शन यूनिट है उसमें 30 लाख की कीमत लगती है, जो पूर्ण तरह से एसी यूनिट होती है। ऑफ सीजन में, मेन सीजन में, किसी भी सीजन में किसान में प्रोडक्शन ले सकता है और उसमें कम से कम 30 लाख की यूनिट के ऊपर 12 लाख की सब्सिडी है। प्रगतिशील किसानों ने बताया कि मशरूम की एसी यूनिट लगाई हुई है, जिसके माध्यम से साल भर मशरूम उत्पादन होने से अच्छी खासी कमाई होती है। मशरूम की बाजार में लगातार मांग बढ़ रही है। एक अन्य किसान ने बताया कि मशरूम उत्पादन कम जगह व बिना उपजाऊ जमीन पर भी किया जा सकता है। मशरूम की आजकल डिमांड भी अच्छी है काफ़ी, तो मैंने एसी यूनिट लगाई हुई है। 6 रूम मेरे इस टाइम चल रहे हैं, 3 रूम और मैं नए बना रहा हूँ आगे। अच्छा काम है, बढ़िया प्रोडक्शन। एक तो इसका सर्कल ठीक है, इसमें कोई वैसी दिक्कत नहीं है। अगर लाइट की सुविधा है अच्छी तो ये बढ़िया है। दूसरी खेती के मुकाबले ये खेती बहुत ही बढ़िया है, आसान भी है और इसमें ज़्यादा बॉर्डेशन वाला काम नहीं है। इसमें हमें गवर्नमेंट भी हमें पूरा सहयोग दे रही है। इसमें सब्सिडी 40 के करीब है।